फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मचंद शुक्ला टारगेट टाइम्स पर स्वागत करता हूँ। आज भूगोल में पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह पर 71% जल भाग है तथा 29% स्थल भाग पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह में जो जल भाग है यह सूर्य के प्रकाश से प्रकीर्णन करता है, जिससे जल नीला दिखाई पड़ता है और पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करती है। पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है, परिक्रमा करने से वर्ष बनता है। 365 दिन सामान्य वर्ष होता है, जो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड प्रति वर्ष बच रहे हैं वो 4 वर्षों में एक दिन बन जाता है। 24 घंटे के बराबर अर्थात एक दिन बन जाता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो लीप वर्ष हर चौथे वर्ष बनता है 366 दिन का होता है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष इसलिए लीप वर्ष का फरवरी 29 की हो जाती है। तो सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिससे फरवरी 29 की होती है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेशन घूर्णन भी करती है, जो समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का लगता है। तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेशन घूर्णन करने पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करती है। एक रोटेशन को एक दिन कहते हैं, दिन रात होता है। 24 घंटे घड़ी में 24 घंटे को दिन रात बनाया गया है, लेकिन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का एक दिन रात होता है। इसमें 56 मिनट 4 सेकंड 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड दिन रात, जो कि घड़ी का समय 24 घंटे के बराबर है, जो 3 मिनट 56 सेकंड घड़ी का जो समय अधिक है उसे लूज टाइम कहते हैं। पूछा जाता है कि घड़ी का लूज टाइम कितना समय होता है, तो 3 मिनट 56 सेकंड घड़ी का लूज टाइम होता है। पृथ्वी अपने आकार में जियोड आकार की होती है। जैसे कहते हैं कि पृथ्वी की संरचना कैसी होती है। पृथ्वी की संरचना जियोड जियोड का मतलब होता है लंबध्वज गोलाभ। हिंदी में कहते हैं लंबध्वज गोलाभ, जिसका तात्पर्य है अंडाकार। पृथ्वी अंडाकार है, जिसके दोनों ध्रुव चपटे हैं और अपने अक्ष से एक्सिस से 23.5 अंश झुकी है। ये अक्ष है, एक्सिस है, इससे 23.5 अंश झुकी है। ऐसी संरचना को जियोड कहा जाता है। सबसे ज्यादा पृथ्वी के
किस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, तो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के ध्रुवों पर, नॉर्थ पोल या साउथ पोल में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी होती है। जबकि सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल विषुवत रेखा पर होता है, इक्वेटर लाइन पर होता है। जैसे कहा जाए कि विषुवत रेखा पर खड़े हैं और ध्रुवों की ओर चल रहे हैं, तो ध्रुवों की ओर अगर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पर भार डिपेंड होता है। पृथ्वी केपलर के नियम के अनुसार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार करती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है, तो केपलर के अनुसार कभी पृथ्वी सूर्य के निकट होती है और कभी दूर होती है। पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे निकट 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। 4 जुलाई पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, ऐसी स्थिति में उपसौर पेरिहेलियन कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, ऐसी स्थिति को अपहेलियन पूछा जाता है क्वेश्चन कि पृथ्वी सबसे निकट किस तिथि को होती है? 3 जनवरी। जिसे सबसे निकट होती है इसे उपसौर या पेरिहेलियन कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, 4 जुलाई को सबसे दूर होती है, इसे अपसौर या अपहेलियन कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा अपने 23.5 अंश झुके हुए पूरा करती है। जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी परिक्रमा करती है, 23.5 अंश झुके हुए परिक्रमा करने से ऋतुएं बदलती हैं। जैसे मान लीजिए इसमें मैप में आप देखिए, जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। मान लीजिए कि पृथ्वी यहां पे है, ये पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, ये विषुवत रेखा है और 23.5 अंश झुकी है। 23.5 अंश झुकी है, तो जैसे ये विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन है, ये 23.5 अंश पर ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा है, इक्वेटर लाइन, और इसके बाद ये साउथ में 23.5 अंश मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये देखते हैं कि अगर पृथ्वी इस दिशा में नॉर्थ पोल बाहर की ओर झुका है, सूर्य से दूर है, तो सूर्य की किरणें सीधे कहां पर पड़ती हैं? मकर रेखा पर पड़ती हैं। और जब मकर रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं तो किस तिथि को पड़ती हैं? 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें
मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, सीधे पड़ती है, 90 डिग्री पर पड़ती है। और यही जब पृथ्वी परिक्रमा करके इस साइड में आती है, तो अब यहां पर अगर हम देखें तो पृथ्वी ये है, तो पृथ्वी का ये साउथ पोल है, उसी तरीके से देखेंगे ये नॉर्थ पोल है, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। अब सूर्य की किरणें सीधे कहां पड़ रही हैं? कर्क रेखा पर पड़ेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं। ये कब पड़ती हैं? 21 जून को। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। अब देखिए, जैसे दिसंबर में इधर है पृथ्वी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में पृथ्वी यहां पर होगी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में यहां होगी पृथ्वी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से पृथ्वी परिक्रमा करती है। जब पृथ्वी मार्च में 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती हैं, इसी तरीके से 23 सितंबर को भी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। हम यह कह सकते हैं कि जब 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ ग्लोब में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। जब 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ ग्लोब में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। हम लोग जैसे नॉर्थ ग्लोब में हैं, उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। उसी तरीके से 22 दिसंबर को अपने यहाँ सबसे छोटा दिन होता है, सबसे बड़ी रात होती है, क्योंकि सूर्य मकर रेखा पर होता है। लेकिन 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। 22 दिसंबर के बाद 21 मार्च और 23 सितंबर, 2 दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिससे दिन और रात पूरी पृथ्वी में बराबर होते हैं। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि ऋतुएं बदलती हैं। सेशन क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 अंश झुके हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, जिससे ऋतुएं बदलती हैं। फिर से सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत 90 डिग्री पर लंबवत सीधे पड़ती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। दूसरे नंबर पर देखते हैं, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा पर लंबवत 90 डिग्री पर पड़ती हैं, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ ग्लोब में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। जबकि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिससे संपूर्ण पृथ्वी में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ तक हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन किए हैं, पृथ्वी के बारे में जो जानकारी थी वो प्राप्त किए हैं। इसके बाद पृथ्वी के बारे में तो पूरा अध्ययन ही है। इसी पृथ्वी के ही साथ साथ हम चंद्रमा, जो हमारा ग्रह उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो अब हम आगे क्रम में चलेंगे। चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह पृथ्वी की परिक्रमा तथा अपने अक्ष पर घूर्णन दोनों का समय बराबर होता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और अपने एक्सिस पर रोटेशन करता है, इन दोनों का समय बराबर होता है 27 दिन 8 घंटा। 27 दिन 8 घंटे में
ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा भी करता है और इतने ही समय में अपने एक्सिस पर रोटेशन भी करता है, जिससे चंद्रमा का केवल 59% भाग हम देख पाते हैं और जो नहीं दिखाई पड़ता है उसे शांत सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, कहते हैं। अब शांत सागर का मतलब वहां पानी नहीं, अंधेरा भाग होता है, जो भाग नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि दिखाई देने वाला भाग 59% है। इतना ही पार्ट हम देख पाएंगे क्योंकि चंद्रमा का परिक्रमा और अपने एक्सिस पर रोटेशन दोनों का समय 27 दिन 8 घंटे है और इस कारण चंद्रमा का केवल 59% भाग ही दिखाई पड़ता है और जो कभी नहीं दिखाई पड़ता या जो भाग अंधेरा रहता है वह शांत सागर कहा जाता है, जिसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। जैसे पूछा जाता है कि शांत सागर कहाँ है, तो चंद्रमा पर पाया जाता है, इसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कहते हैं। चंद्रमा के बारे में अगर कहा जाए कि चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूरी पर है, अब चंद्रमा की औसत दूरी, क्योंकि केपलर के नियम के अनुसार चंद्रमा भी कभी पृथ्वी के पास होता है कभी दूर होता है। जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा केपलर नियम के अनुसार ही करता है। कभी चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है और कभी दूर होता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के कभी निकट होती है और कभी दूर होती है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है 3,64,000 किलोमीटर और जब दूर होता है तो 4,10,000 किलोमीटर होता है। लाख किलोमीटर। अब इसकी तिथियां नहीं कि कब दूर होता है कब पास होता है, क्योंकि चंद्रमा हर महीने पास होगा और दूर होगा, इसके लिए इसमें तिथि हर महीने की नहीं मालूम रखना है। लेकिन जब पृथ्वी के सबसे निकट चंद्रमा होगा तो ऐसी स्थिति को उपभू कहते हैं। उपभू, पेरजी कहते हैं। और जब चंद्रमा सबसे दूर होगा तो इसे अपभू कहते हैं। अपभू, एपोजी। लेकिन चंद्रमा की औसत दूरी, पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर होती। 3,84,000 किलोमीटर होती है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी होती है तो 3,84,000 किलोमीटर होती है। चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश का ही परावर्तन होकर के पृथ्वी पर आता है। लेकिन चंद्रमा का जो परावर्तित प्रकाश होता है वह कितने समय में आता है? 1.28 सेकंड में प्रकाश आता है। अब यहीं पर आप जोड़ते चलते हैं कि सूर्य की औसत दूरी कितनी है, सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, तो सामान्य सी बात है कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन हम जैसे कहते हैं 14,98,00,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन पूरा 15 करोड़ किलोमीटर का ऑप्शन आता है। तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में आता है। 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। उसी तरह चंद्रमा पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, जिसका प्रकाश 1
0.28 सेकंड में आता है। अब जैसे कहते हैं कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, 3,84,000 तो लगभग 1.28 सेकंड में प्रकाश माना जाता है आने का। इस चंद्रमा का प्रकाश 1.28 सेकंड में आता है। कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा होता है 1.3 सेकंड, तो वही बात है, जीरो तो जीरो का महत्व नहीं होता, तो 1.3 सेकंड भी लिखा रहता है, होता 1.28 सेकंड। चंद्रमा के बारे में अगर देखें कि पृथ्वी से चंद्रमा के बीच जो अंतरिक्ष है इसे सिसलुनर कहते हैं। जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच अंतरिक्ष को सिसलुनर कहते हैं, सिसलुनर कहते हैं। पृथ्वी से गणना की जाए तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग होता है, 1/6 भाग होता है। अब जैसे ये कहा जाए कि कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 kg की है, तो वहां पर 1/6 कर दीजिए, कह लीजिए कि 10 kg का होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पर भार डिपेंड होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा में होता है, तो चंद्रमा में क्या चेंज होगा? केवल भार, आयतन, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का आयतन 10 है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर भी 10 होगा, क्योंकि आयतन, घनत्व और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि भार, वेग 1/6 होता है। यहां पर हम देखें सुपर मून किसे कहते हैं? सुपर मून, सुपर मून का मतलब होता है कि सबसे अच्छा चंद्रमा, सबसे चमकदार चंद्रमा। सबसे चमकदार कब होगा? जैसे चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो, जब सबसे निकट होगा तभी सबसे चमकदार दिखाई पड़ेगा। उपभू की स्थिति में हो, उपभू की स्थिति का मतलब है कि चंद्रमा सबसे निकट हो। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट और उपभू हो, उपभू का मतलब सबसे निकट हो, तो और पूर्णिमा की तिथि हो, पूर्णिमा की तिथि का मतलब फुल मून डे, तो चंद्रमा प्रत्येक पूर्णिमा या अन्य पूर्णिमाओं की अपेक्षा सबसे चमकदार दिखाई पड़ता है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे निकट हो और उसी दिन पूर्णिमा हो, जब चंद्रमा सबसे निकट होगा, पूर्णिमा की तिथि होगी, तो चंद्रमा सबसे बड़ा और चमकदार दिखाई पड़ता है। ऐसी स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। अब एक ये भी देखते हैं ब्लू मून किसे कहते हैं? जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमाएं हों तो अंतिम पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। अब एक ही महीने में 2 पूर्णिमाएं कैसे? जैसे मान लीजिए कि 2 जनवरी को, हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे 2 जनवरी को पूर्णिमा की तिथि है, पूर्णिमा की तिथि है, और फिर इसके बाद 31 जनवरी को फिर से पूर्णिमा की तिथि पड़ जाए, हिंदी महीने की पूर्णिमा, क्योंकि 27 दिन 8 घंटे बाद पूर्णिमा आएगी, दूसरी पूर्णिमा आएगी। तो 2 जनवरी को अगर पूर्णिमा की तिथि है और 31 जनवरी को भी पूर्णिमा की तिथि पड़ जाए, तो इसका मतलब है कि किसी जनवरी के महीने में या किसी महीने में
दो पूर्णिमाएं हों तो अंतिम पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। तो यहाँ पर दो चीजें आप जानिए, एक सुपर मून जान रहे हैं। सुपर मून का मतलब होता है, आप जान लिए हैं कि जब चंद्रमा सबसे निकट हो और पूर्णिमा की तिथि हो सबसे बड़ा, कह सकते हैं कि अन्य पूर्णिमाओं की अपेक्षा 14% बड़ा और 14% चमकदार दिखाई पड़ता है, सुपर मून कहते हैं। और जब एक ही महीने में दो पूर्णिमाएं हों तो अंतिम पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। तो सुपर मून और ब्लू मून, ये दो चीजें यहाँ जानिए। अब इसी चंद्रमा के बारे में जैसे कि आप सुने होंगे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की जब सीधी रेखा हो तब ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी स्थितियां बनती हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है, ये पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। अब पृथ्वी कहाँ? ये स्थिति पर पृथ्वी है। पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है, चंद्रमा यहां पर है। सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी भी प्रकाशित है और चंद्रमा भी प्रकाशित है। अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को रोक दे, चंद्रमा पर प्रकाश न पहुंचे, जिससे चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है, चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को होता है। अब जैसे आप यहाँ ये देख रहे हैं डायग्राम में कि अगर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी होती, या ये कह लीजिए कि पृथ्वी के एक साइड में सूर्य, एक तरफ चंद्रमा होता है, बीच में पृथ्वी होती है, तो पूर्णिमा की स्थिति होगी, चंद्रमा पूर्णिमा में होगा। अगर इन दोनों के बीच में चंद्रमा यहां आ जाए तो चंद्रमा अमावस्या होगी, अमावस्या। तो इसका मतलब है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी, और पृथ्वी प्रकाश को रोक लेता है, जिस पर चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता, चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को ही होता है, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता। प्रत्येक पूर्णिमा का मतलब है कि 12 महीने 12 पूर्णिमाएं, तो 12 पूर्णिमाओं को प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। एक वर्ष में 2 से 5, 2 से 5 का मतलब 2 या 3 या 4 या 5 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। एक वर्ष में 2 से 5, कम से कम 2, अधिक से अधिक 5 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। इसके बाद ऐसी स्थिति में, ये तो हो गया आपका चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के बाद हम देखते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण में भी आप देख रहे हैं कि चंद्रमा अब यहां नहीं बल्कि यहां बीच में होगा। अब चंद्रमा यहां से यहां होगा, बीच में होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा होता है तो चंद्रमा प्रकाश को रोक देता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा रोक देता है और पृथ्वी पर प्रकाश नहीं आ पाता, जिससे पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है, अर्थात पृथ्वी से सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण अमावस्या को, केवल अमावस्या को होता है। इसमें भी वही स्थिति है कि परंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। इसमें भी यही स्थिति है कि एक वर्ष में 2 से 5, कम से कम 2, अधिक से अधिक 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण
पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अगर दोनों एक सीधी रेखा में हैं तो पूर्ण चंद्र ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण जैसी स्थिति बनेगी। अगर थोड़ा से सीधी रेखा में ना होकर के जितने परसेंट भाग ढकेगा उतने परसेंट पर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होंगे, पूरा पूरा ढक लेगा पूरा पूरा चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होंगे। तो ये तो स्थिति सीधी रेखा, जब तीनों पिंड सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की तीनों एक सीधी रेखा होती है, ऐसी स्थिति को सजगी कहते हैं, जिससे पूर्ण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं। यहाँ थोड़ा से आप ध्यान दें कि जैसे हमने बताया कि एक वर्ष में चंद्र ग्रहण 2 से 5 होते हैं, सूर्य ग्रहण भी 2 से 5 होते हैं, लेकिन एक वर्ष में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों 5 से 7 हो सकते हैं। यानी कि दोनों ग्रहण अगर जोड़े जाएं तो 5 हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ उदाहरण के लिए दें, उदाहरण आप समझ लीजिए। यहाँ जैसे किसी वर्ष सूर्य ग्रहण 3 है, 3 सूर्य ग्रहण है, तो अधिकतम चंद्र ग्रहण कितने होंगे? अगर इसी वर्ष 3 सूर्य ग्रहण पड़ रहे हैं तो अधिकतम चंद्र ग्रहण कितने होंगे? तो अधिकतम का मतलब 5 नहीं 4, क्योंकि टोटल इनका 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी वर्ष 3 सूर्य ग्रहण पड़ रहे हैं तो अधिकतम चंद्र ग्रहण कितने होंगे? 4 होंगे। फिर 5 नहीं होंगे, 4 होंगे, क्योंकि दोनों का योग 7 से ज्यादा ना हो। हमने कहा ना कि 5 से 7 ग्रहण हो सकते हैं, दोनों का 5 होंगे या 6 होंगे या 7 होंगे, 7 से ज्यादा ग्रहण नहीं होंगे। तो अगर किसी वर्ष 3 सूर्य ग्रहण है तो अधिकतम चंद्र ग्रहण कितने होंगे? 4 होंगे। न्यूनतम चंद्र ग्रहण कितने होंगे? तो न्यूनतम 2 होंगे। 2 का मतलब 3 2 5 होंगे। या ये भी कह सकते, देखिए जैसे 3 सूर्य ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अगर 3 सूर्य ग्रहण है तो न्यूनतम चंद्र ग्रहण 2 हो सकते हैं, दोनों का योग 5 हो जाएगा। अगर 3 सूर्य ग्रहण है, 3 चंद्र ग्रहण है तो दोनों का योग 6 हो जाएगा। अगर 3 सूर्य ग्रहण है, 4 चंद्र ग्रहण हो रहे हैं तो 7 हो जाएगा। यानी कि 5 6 7 इनमें दोनों में तीनों में से कोई एक योग बन सकता है। अगर फिर से समझ लीजिए, अगर कहा जाए कि किसी वर्ष 4 सूर्य ग्रहण है तो न्यूनतम चंद्र ग्रहण कितने होंगे? न्यूनतम चंद्र ग्रहण कितने होंगे? तो 2 से कम चंद्र ग्रहण नहीं होते हैं। 2 चंद्र ग्रहण होंगे तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अधिकतम चंद्र ग्रहण कितने होंगे? तो जैसे अब कहा जाए अधिकतम में 3 चंद्र ग्रहण होंगे, इनका योग 7 हो जाएगा। तो अगर 4 सूर्य ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण 2 हो सकते हैं या फिर 3 हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का योग 5 से कम ना हो, 7 से ज्यादा ना हो। यहां हम चर्चा किए थे सजगी। सजगी का मतलब होता है कि जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में हो, ऐसी स्थिति को सजगी कहा जाता है। सजगी के समय पूर्ण सूर्य ग्रहण या पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। जैसे सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण है। अब यहां पर आप देखिए कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही डायमंड रिंग दिखाई पड़ती है। जैसे अब यहां देखें कि पूरा सूर्य ढका हुआ है, चंद्रमा ढके हुए हैं पूरे सूर्य को। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय आप देखते हैं तो पूरा सूर्य काला पड़ जाता है, लेकिन उसके चारों ओर रिंग जैसा प्रकाश दिखाई पड़ता है। लेकिन जब चंद्रमा
पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा और चंद्रमा जब नीचे दबेगा तो ऊपर से सूर्य खुलना शुरू हो जाता है, और जब सूर्य खुलने लगेगा तो सूर्य के चारों ओर ऊपर खुले वाले भाग में प्रकाश निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसे दिखाई देने लगता है जैसे किसी रिंग में कोई हीरा चमक रहा। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जिसे डायमंड रिंग या हीरे की अंगूठी की घटना दिखाई पड़ती। पूछा जाता है कि डायमंड रिंग की घटना कब दिखाई पड़ती है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में ही ये डायमंड रिंग दिखाई पड़ती है।